क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 500 रुपये महीने की एक छोटी सी आदत आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन रुकिए, अगर एसआईपी इतनी अच्छी चीज है तो फिर लाखों लोग इसमें पैसा लगाकर भी निराश क्यों हो जाते हैं? क्या एसआईपी सच में करोड़पति बना सकती है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाया जाने वाला एक सपना है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज आप एसआईपी शुरू करते हैं तो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपका लाखों रुपए का नुकसान करा सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करेंगे। हम आपको कोई गारंटीड रिटर्न भी नहीं बताएंगे, बल्कि हम जानेंगे एसआईपी की पूरी सच्चाई। इस वीडियो में आप सीखेंगे एसआईपी वास्तव में कैसे काम करती है। 500 रुपये, 1000 रुपये और 5000 रुपये की एसआईपी लंबे समय में क्या अंतर ला सकती है। कौन से म्यूचुअल फंड नए निवेशकों के लिए समझना आसान है। लोग एसआईपी में सबसे बड़ी गलतियां कहाँ करते हैं, और आखिर क्यों कुछ लोग एसआईपी से अच्छा परिणाम देखते हैं जबकि कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आखिर में है, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप तय कर पाएंगे कि एसआईपी आपके लिए सही है या नहीं। इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि आज सीखी गई एक छोटी सी बात आने वाले वर्षों में आपके पैसों से जुड़े फैसलों को बेहतर बना दे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से आप रोज एक चाय कम पीकर या महीने के सिर्फ 500 से 1000 रुपये बचाकर निवेश करना शुरू करें, तो क्या आप आने वाले 20 से 30 सालों में लाखों या करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं? सुनने में यह किसी विज्ञापन जैसा लगता है, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। यह है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ताकत। आज भारत में करोड़ों लोग एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने, शादी या रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए एसआईपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि एसआईपी वास्तव में है क्या, यह कैसे काम करता है, और इसमें पैसे लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी निवेश शुरू करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट से डरते हैं, या आपको लगता है कि निवेश के लिए लाखों रुपए चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एसआईपी की पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक। वीडियो के अंत तक आपको यह पता चल जाएगा कि एसआईपी कैसे काम करता है, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और कैसे एक छोटी सी मासिक बचत भविष्य में बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी आखिर है क्या। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक तय राशि किसी म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये प्रति माह का एसआईपी शुरू किया। हर महीने तय तारीख पर आपके बैंक खाते से 1000 रुपये खटेंगे, और उसी राशि के बदले आपको उस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलेंगी। अगर उस दिन यूनिट की कीमत कम होगी तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। अगर कीमत ज्यादा होगी तो कम यूनिट्स मिलेंगी। इसी प्रक्रिया को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं रहती कि मार्केट ऊपर है या नीचे। आप नियमित निवेश करते रहते हैं और समय के साथ आपकी खरीद की औसत कीमत संतुलित हो जाती है। अब सवाल आता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। म्यूचुअल फंड एक निवेश का साधन है, जबकि एसआईपी उसमें निवेश करने का तरीका है। इसे ऐसे समझिए, अगर म्यूचुअल फंड एक बस है तो एसआईपी उस बस का मासिक पास है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर उसी बस में यात्रा करते रहते हैं। अब जानते हैं कि आपका पैसा आखिर जाता कहाँ है। जब आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो फंड मैनेजर आपके जैसे हजारों निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और अन्य क्षेत्रों की कंपनियां। इस तरह आपका जोखिम केवल एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि कई कंपनियों में बंट जाता है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड को सीधे शेयर खरीदने की तुलना में शुरुआती निवेशकों के लिए अधिक सुविधाजनक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, एसआईपी कोई ऐसा निवेश नहीं है जिसमें हमेशा मुनाफा ही हो। यदि जिस म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है उसका मूल्य घटता है, तो आपके निवेश का मूल्य भी कुछ समय के लिए कम हो सकता है। इसलिए एसआईपी में धैर्य और लंबी अवधि का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए राहुल हर महीने 2000 रुपये का एसआईपी शुरू करता है और 20 साल तक लगातार निवेश करता है। इस दौरान वह कुल 4,80,000 रुपये निवेश करेगा।
यदि लंबे समय में औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो उसका निवेश लगभग 20 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच सकता है। वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक निवेश शुरू नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी कदम है जल्दी शुरुआत करना और नियमित बने रहना। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि एसआईपी क्या है और यह क्यों लोकप्रिय है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानते हैं। आखिर एसआईपी काम कैसे करता है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये प्रति महीने का एसआईपी शुरू किया। आपने तारीख चुनी, हर महीने की 5 तारीख। अब हर महीने 5 तारीख को आपके बैंक खाते से 5,000 रुपये अपने आप कटेंगे और उसी राशि से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद ली जाएंगी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। म्यूचुअल फंड की कीमत हर दिन बदलती रहती है। इसे एनएवी, नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। अगर किसी दिन एनएवी 20 रुपये है तो 5,000 रुपये में आपको 250 यूनिट्स मिलेंगी। लेकिन अगर अगले महीने एनएवी बढ़कर 25 रुपये हो जाती है तो आपको 200 यूनिट्स ही मिलेंगी। और अगर उसके बाद मार्केट गिरकर एनएवी 16 रुपये हो जाए तो आपको 312.5 यूनिट्स मिल जाएंगी। यानी जब बाजार नीचे होता है तब वही पैसा आपको ज्यादा यूनिट्स दिलाता है, और जब बाजार ऊपर होता है तब कम यूनिट्स मिलती हैं। इसी सिद्धांत को रुपए कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल आता है, क्या मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? बहुत से नए निवेशक यही गलती करते हैं। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं और एसआईपी रोक देते हैं। लेकिन अनुभवी निवेशक अक्सर बाजार गिरने पर भी निवेश जारी रखते हैं, क्योंकि कम कीमत पर अधिक यूनिट्स मिल सकती हैं। लंबी अवधि में इसका लाभ मिल सकता है, हालांकि भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। याद रखिए, बाजार का गिरना हमेशा बुरी खबर नहीं होता। लंबी अवधि के निवेशक के लिए यह एक अवसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगता है। यानी सिर्फ आपका पैसा ही नहीं बढ़ता, बल्कि उस पैसे से कमाया गया मुनाफा भी आपके लिए काम करने लगता है। यही वजह है कि समय के साथ निवेश की रफ्तार तेज होती जाती है। मान लीजिए आपने हर महीने 2,000 रुपये निवेश करना शुरू किया। पहले साल में आपने 24,000 रुपये जमा किए। अगर इस पर रिटर्न मिलता है तो अगले साल आपका मूल निवेश और उस पर मिला रिटर्न दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ साल बाद आपका निवेश धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगता है। इसीलिए निवेश में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब दो दोस्तों की कहानी सुनिए। पहला दोस्त अमन है। उसने 22 साल की उम्र में एसआईपी शुरू की। दूसरा दोस्त रोहित है। उसने सोचा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में शुरू करूंगा। और उसने 32 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। दोनों ने हर महीने समान राशि निवेश की। लेकिन क्योंकि अमन ने 10 साल पहले शुरुआत की, उसके निवेश को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिला। लंबी अवधि में समय का यह अंतर अंतिम निवेश राशि पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि निवेश की दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। यानी बाजार में लंबे समय तक बने रहना सही समय पकड़ने की कोशिश से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एक और सवाल, क्या एसआईपी में नुकसान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर मार्केट गिरता है तो कुछ समय के लिए आपके निवेश की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने अच्छी गुणवत्ता वाले फंड चुने हैं और लंबी अवधि तक निवेश जारी रखा है, तो इतिहास में कई इक्विटी फंडों ने लंबे समय में सकारात्मक रिटर्न दिए हैं। फिर भी पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। अब समझते हैं एसआईपी कब शुरू करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा जवाब है जितनी जल्दी हो सके। चाहे आप छात्र हों, पहली नौकरी कर रहे हों या छोटा व्यवसाय करते हों। अगर आपकी आय से नियमित बचत संभव है तो छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है। आज कई म्यूचुअल फंडों में 500 रुपये प्रति महीने से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोग अक्सर सोचते हैं जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब निवेश शुरू करूंगा। लेकिन समझदार निवेशक कहते हैं, पहले निवेश करो फिर खर्च करो। यानी पहले अपनी बचत और निवेश तय करें, फिर बाकी खर्च की योजना बनाएं। तो अब तक आपने समझ लिया,
एसआईपी कैसे काम करती है, एनएवी क्या होती है, रुपये कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, कंपाउंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है और जल्दी शुरुआत करना क्यों फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि एसआईपी क्या है और यह कैसे काम करता है। लेकिन अब एक सवाल लगभग हर नए निवेशक के मन में आता है, अगर मेरे पास हर महीने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये बचते हैं तो मैं उन्हें कहाँ निवेश करूं? एसआईपी में, एफडी में, आरडी में, सोने में या सीधे शेयर मार्केट में? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि सही विकल्प आपके लक्ष्य, समय और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। भारत में एफडी सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है। इसमें आप एक तय राशि बैंक में जमा करते हैं और बैंक आपको एक निश्चित ब्याज देता है। एफडी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें रिटर्न पहले से तय होता है और उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। लेकिन इसकी एक सीमा भी है। अगर महंगाई, इन्फ्लेशन 6% है और आपकी एफडी 6.5% का रिटर्न दे रही है, तो वास्तविक रूप से आपकी खरीदने की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो रही। यानी पैसा बढ़ तो रहा है, लेकिन महंगाई भी उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही है। अब बात करते हैं आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। आरडी उन लोगों के लिए है जो हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना चाहते हैं। यह बचत की अच्छी आदत बनाती है, लेकिन इसका रिटर्न भी आमतौर पर एफडी जैसा ही होता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षित बचत है तो आरडी उपयोगी हो सकती है। अब आते हैं गोल्ड यानी सोने पर। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा है। कई लोग मानते हैं कि सोने की कीमत हमेशा बढ़ती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सोने की कीमत भी समय समय पर ऊपर और नीचे होती रहती है। लंबी अवधि में सोना महंगाई से बचाव, इन्फ्लेशन हेज का एक साधन माना जाता है, लेकिन हर समय यह सबसे अधिक रिटर्न दे, ऐसा जरूरी नहीं। अब बात करते हैं सीधे शेयर मार्केट की। अगर आप खुद कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो आपके पास अधिक नियंत्रण होता है, लेकिन इसके लिए आपको कंपनियों का विश्लेषण, वित्तीय रिपोर्ट, जोखिम और बाजार की समझ होनी चाहिए। गलत शेयर चुनने पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए नए निवेशकों के लिए सीधे शेयर चुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब समझते हैं एसआईपी की खासियत। एसआईपी कोई अलग निवेश नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका है। इसमें आपका पैसा एक पेशेवर फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों और सेक्टरों में निवेश करता है। इससे आपका निवेश कई जगह बंट जाता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन खराब हो जाए तो पूरे निवेश पर उसका असर सीमित हो सकता है। तो कौन बेहतर है? अगर आपका लक्ष्य 1 से 3 साल का है और आपको पूंजी की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती है, तो एफडी या अन्य कम जोखिम वाले विकल्प उपयुक्त हो सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल का है और आप बाजार के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक विकल्प हो सकती है। लेकिन याद रखें, उच्च संभावित रिटर्न के साथ जोखिम भी अधिक होता है। एक उदाहरण मान लीजिए, दो दोस्त हैं, रवि और मोहन। दोनों हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं। रवि एफडी करता है, मोहन एसआईपी शुरू करता है। 10 से 20 साल बाद दोनों की राशि अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों के निवेश का तरीका और संभावित रिटर्न अलग है। हालांकि एसआईपी का भविष्य का रिटर्न निश्चित नहीं होता, जबकि एफडी का ब्याज पहले से तय होता है। क्या सिर्फ एसआईपी ही करनी चाहिए? नहीं। एक समझदार निवेशक अक्सर अपने पैसे को अलग अलग जगह बांटकर निवेश करता है। उदाहरण के लिए, कुछ पैसा आपातकालीन फंड में, कुछ सुरक्षित निवेश में और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए एसआईपी में। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। सबसे बड़ी गलती कई लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार को देखकर निवेश शुरू कर देते हैं। कोई कहता है, मैंने इस फंड से बहुत कमाया, और लोग बिना समझे उसी में पैसा लगा देते हैं। यह सही तरीका नहीं है। निवेश हमेशा अपने लक्ष्य, समय और जोखिम क्षमता के अनुसार करना चाहिए। इस भाग का सार आज आपने जाना, एफडी किसके लिए बेहतर हो सकती है, आरडी कब उपयोगी है, गोल्ड की भूमिका क्या है, सीधे शेयर खरीदने और एसआईपी में क्या अंतर है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब अगला सवाल है, अगर एसआईपी करनी है तो कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें? क्या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप? एसआईपी तो कर लेंगे, लेकिन किस म्यूचुअल फंड में? यहीं पर ज्यादातर नए निवेशक उलझ जाते हैं।
इंटरनेट पर सैकड़ों म्यूचुअल फंड हैं। हर कोई अलग अलग फंड की सलाह देता है। कोई लार्ज कैप कहता है, कोई स्मॉल कैप, तो कोई इंडेक्स फंड। तो आखिर सही विकल्प कैसे चुनें? आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या करता है। मान लीजिए 10,000 लोग एक एक हजार रुपये जमा करते हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का फंड बन जाता है। अब इस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। यानी आपको खुद हर कंपनी का शेयर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जानते हैं लार्ज कैप फंड क्या होता है। लार्ज कैप फंड उन बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बाजार मूल्य, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत बड़ा होता है। जैसे ऐसी कंपनियां जो लंबे समय से कारोबार कर रही हों और अपने क्षेत्र में मजबूत मानी जाती हों। इनमें उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन फिर भी जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अगर आप पहली बार निवेश शुरू कर रहे हैं तो कई निवेशक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड जैसे विकल्पों पर विचार करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी वित्तीय स्थिति और सलाह के आधार पर लेना चाहिए। अब मिड कैप फंड। मिड कैप कंपनियां ना तो बहुत बड़ी होती हैं और ना बहुत छोटी। इनमें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन इनके साथ जोखिम भी लार्ज कैप से अधिक हो सकता है। अब स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कंपनियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अगर उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ता है तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो नुकसान का जोखिम भी अधिक हो सकता है। इसलिए स्मॉल कैप में निवेश करते समय लंबी अवधि और जोखिम सहने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर बाजार की स्थिति के अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश कर सकता है। यानी उसे निवेश करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। अब सबसे लोकप्रिय विकल्प इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड किसी विशेष शेयर बाजार सूचकांक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि यह फंड उसी अनुपात में निवेश करने की कोशिश करता है जैसा उस इंडेक्स में शामिल कंपनियों का होता है। इसमें आमतौर पर सक्रिय रूप से शेयर चुनने की बजाय इंडेक्स का अनुसरण किया जाता है। इसी कारण कई इंडेक्स फंड्स का खर्च, एक्सपेंस रेशियो भी अपेक्षाकृत कम हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जब कोई म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करता है तो उसके संचालन की कुछ लागत होती है। इसी लागत को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। सामान्य तौर पर कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब यह हो सकता है कि आपके निवेश का कम हिस्सा शुल्क में जा रहा है, लेकिन निवेश का चयन केवल इसी आधार पर नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में अंतर। अगर आप डायरेक्ट प्लान चुनते हैं तो आप सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के माध्यम से निवेश करते हैं। रेगुलर प्लान में आमतौर पर एक वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर्स या एजेंट शामिल होता है, जिसके कारण खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है। किस विकल्प का चुनाव करना है, यह आपकी सुविधा और सलाह की आवश्यकता पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड चुनते समय किन बातों पर ध्यान दें? सिर्फ पिछले साल का सबसे अधिक रिटर्न देखकर फंड नहीं चुनना चाहिए। इन बातों पर भी ध्यान दें। आपका निवेश लक्ष्य क्या है? निवेश की अवधि कितनी है? आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? फंड की श्रेणी क्या है? एक्सपेंस रेशियो कितना है? फंड का लंबे समय का प्रदर्शन कैसा रहा है? ध्यान रहे, पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता। एसआईपी शुरू करने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछें। मैं किस लक्ष्य के लिए निवेश कर रहा हूं? कितने साल तक निवेश कर सकता हूं? अगर बाजार 20 से 30% गिर जाए तो क्या मैं निवेश जारी रख पाऊंगा? क्या मेरे पास आपातकालीन फंड है? क्या मैं हर महीने नियमित रूप से निवेश कर सकता हूं? अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट हैं तो निवेश का निर्णय लेना आसान हो जाता है। इस भाग का सार आज आपने सीखा। लार्ज कैप फंड क्या है? मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर है? फ्लेक्सी कैप फंड कैसे काम करता है? इंडेक्स फंड क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो और डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का मतलब। म्यूचुअल फंड चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, अब तक हमने एसआईपी क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और अलग-अलग निवेश विकल्पों के बारे में विस्तार से समझा। अब इस वीडियो के अंतिम भाग में बात करेंगे उन गलतियों की जो अधिकतर नए निवेशक करते हैं, और यह भी समझेंगे कि एसआईपी शुरू करने का सही तरीका क्या हो सकता है। गलती नंबर 1, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद। बहुत से लोग सोचते हैं कि 6 महीने या 1 साल में एसआईपी से लाखों रुपए बन जाएंगे, लेकिन एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा लंबे समय तक नियमित निवेश करने में होता है। गलती नंबर 2,
मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जब बाजार गिरता है तो कई लोग घबरा जाते हैं और एसआईपी रोक देते हैं, जबकि लंबी अवधि के निवेशक अक्सर नियमित निवेश जारी रखते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव निवेश का सामान्य हिस्सा है। गलती नंबर 3, बिना लक्ष्य के निवेश। अगर आपको यह नहीं पता कि आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं, तो बीच में एसआईपी बंद करने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए शुरुआत से ही लक्ष्य तय करें। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट या आर्थिक सुरक्षा। गलती नंबर 4, एक ही जगह पूरा पैसा लगाना। अपने पूरे निवेश को सिर्फ एक फंड या एक ही निवेश विकल्प में लगाना सही रणनीति नहीं मानी जाती। अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश को अलग अलग विकल्पों में बांटना समझदारी हो सकती है। गलती नंबर 5, हर महीने रिटर्न चेक करना। अगर आप रोज या हर हफ्ते अपना पोर्टफोलियो देखते रहेंगे तो बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान हो सकते हैं। एसआईपी का उद्देश्य लंबी अवधि का निवेश है, इसलिए बार बार देखने की बजाय समय समय पर समीक्षा करना बेहतर होता है। स्टेप अप एसआईपी क्या है? मान लीजिए आज आपकी आय 25,000 रुपये प्रति महीना है और आप 2,000 रुपये की एसआईपी करते हैं। 2 साल बाद आपकी आय बढ़कर 35,000 रुपये हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप अपनी एसआईपी भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसे स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। इससे लंबे समय में आपके निवेश पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एसआईपी शुरू करने से पहले चेकलिस्ट। पहले 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। केवल वही पैसा निवेश करें जिसकी निकट भविष्य में आवश्यकता न हो। अपनी आय के अनुसार एसआईपी राशि तय करें। केवाईसी पूरा करें। एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म या एएमसी के माध्यम से निवेश करें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। क्या एसआईपी सभी के लिए सही है? जरूरी नहीं। तो हम करके दिखाते हैं कैसे अकाउंट बनाया जाता है। मोबाइल साइड में जो स्क्रीन चल रहा है वह मोबाइल से बनाया गया है। आप इसी से सीख सकते हैं। एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट कैसे फ्री में ओपन करना है, चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। इसके लिए एंजल वन ऐप ओपन करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। हैव ए रेफरल कोड, इस पे टैप करना है। रेफरल कोड में कैपिटल में ADZY टाइप करके अप्लाई कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। आगे एंजल वन जो भी आपसे परमिशन मांगता है, ग्रांट परमिशन पे टैप करके परमिशन दे देना है। आपको अपना फुल नेम एज पर पैन कार्ड, आधार कार्ड इंटर करके कंटिन्यू करना है। आपको अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देना है। पैन कार्ड नंबर इंटर करके प्रोसीड कर लेना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करके नेक्स्ट करना है। आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे आए OTP को इंटर करके सबमिट करना है। डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर कर रखा है तो डिजी लॉकर का 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन इंटर करके डन करना है। अगर रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पिन बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर रजिस्टर कर रखा है, पिन भूल चुके हो तो फॉरगॉट माय पिन पर टैप करके आधार कार्ड के माध्यम से पिन को रीसेट भी कर सकते हो। इस तरीके से केवाईसी हो जाता है। डीमेट अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है UPI के माध्यम से। इसके लिए आपको UPI से 1 रुपए का पेमेंट करना होगा। ये 1 रुपया आपको 48 घंटे के अंदर रिफंड भी कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना सेल्फी कैप्चर करके प्रोवाइड करना होता है। अपना सिग्नेचर भी इस बॉक्स में फिंगर से साइन करके प्रोवाइड करना होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हो तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करके एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए आपको OTP के माध्यम से कंसेंट प्रोवाइड करना होता है। आप प्रोसीड करके एक्टिवेट कर सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। पर्सनल डिटेल में यहाँ पे एनुअल इनकम डिटेल प्रोवाइड कर देना है और नेक्स्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। ब्रोकरेज प्लान सेलेक्ट कर लेना है। फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेना है। मार्जिन ट्रेड फंडिंग इनेबल करना चाहो तो इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। और भी एडिशनल डिटेल में जेंडर, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम इंटर कर देना है। कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहो तो नॉमिनी ऐड कर सकते हो। ऐड नॉमिनी पे टैप करके ऑप्ट आउट करके बाद में भी ऐड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। प्रोसीड टू ई-साइन, इस पे टैप करना है। ई-साइन करने के लिए आधार कार्ड नंबर इंटर करके सेंड OTP पे टैप करना है। आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे आए OTP को इंटर करके वेरीफाई OTP पे टैप करना है। इस तरीके से ई-साइन हो जाता है। आप यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया है। एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। यूजुअली 1 वर्किंग डे में अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। एंजल वन में अगर आप निफ्टी 50 में SIP करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो 2 ऑप्शंस आपके पास है। एक है डायरेक्टली इंडेक्स फंड्स आप चूज़ कर सकते हो, म्यूचुअल फंड, और दूसरा है ETF। तो सबसे पहला ऑप्शन इंडेक्स फंड्स में अगर आपको SIP करनी है तो म्यूचुअल फंड्स में चले जाइए। यहाँ पर सर्च बार आपको मिल जाएगा। सर्च बार में आपको जो भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चाहिए उसका नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ICICI प्रू का। तो आपको ऐसे अलग अलग AMCs का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड मिल जाएगा। तो जिस भी AMC का आपको चाहिए आप एंटर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर नाम
एंटर कर लेना है अपने स्कीम का। ये यहाँ पर आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इन्वेस्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्टली यहाँ से SIP सेटअप कर सकते हो। SIP वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, SIP अमाउंट आप आपके डाल दीजिए। यहाँ से क्लिक करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आज ही देनी पड़ेगी और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से होगी वो आप चूज़ कर सकते हो। कन्फर्म पर क्लिक करिए, यहाँ से क्लिक कर पेमेंट करिए और पेमेंट जैसे ही आप कर लोगे आपकी SIP जो है वो शुरू हो जाएगी। एंजल वन में अगर आपने कोई भी SIP की है और वो इन्वेस्टमेंट को आप अगर निकालना चाहते हो या विड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो म्यूचुअल फंड्स वाला सेक्शन है इसके ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा, पोर्टफोलियो पर क्लिक कर लीजिए। तो आपकी जितनी भी स्कीम्स होगी वो आप इधर देख सकते हो। तो जिस भी स्कीम से आपको पैसे निकालने हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे, उन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा विथड्रॉ का, उसके ऊपर क्लिक करिए और फिर से विथड्रॉ पर क्लिक करिए। इसके बाद आप अगर चाहो तो पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या तो अपनी जो भी अमाउंट आपको निकालनी है वो आप इधर एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको ये जो विड्रॉ का बटन नीचे दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि किस बैंक में आपको पैसे विथड्रॉ करने हैं। तो आप चेंज करना चाहो तो इधर चेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चेंज भी कर सकते हो। बाकी की सारी डिटेल्स कि कौन सी NAV आपको मिलेगी और पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा वो आप देख सकते हो और कंफर्म विड्रॉ पर क्लिक कर सकते हो। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 वर्किंग डेज में आ जाएगा। अगर आपको अगले कुछ महीनों में पैसों की जरूरत है तो इक्विटी आधारित SIP आपके लिए उपयुक्त विकल्प न भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10 से 20 साल का है और आप जोखिम को समझते हैं तो SIP एक विकल्प हो सकती है। जरूरत पड़ने पर किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी अच्छा कदम हो सकता है। अंतिम संदेश दोस्तों, याद रखिए, SIP आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन यह आपको अनुशासित निवेशक जरूर बना सकती है। नियमित निवेश, धैर्य और समय, यही 3 चीजें लंबी अवधि में सबसे अधिक मायने रखती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद। लेकिन अगर आपने सही योजना के साथ निवेश जारी रखा तो भविष्य में आपका आर्थिक जीवन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकता है। हर बड़ी संपत्ति की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और वह पहला कदम हो सकता है आज की आपकी पहली SIP। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप अपनी पहली SIP कितने रुपए से शुरू करना चाहते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।